नमस्कार साथियों, हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीव जगत, जो हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे। ये आपके लिए सीरीज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 1 जीव जगत। तो स्टार्ट करते हैं। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों में विशद प्रकार की जो श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वह ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित करते हैं। यानी अपा गर्म झरनों में भी जीव, ठंडे पानी में भी जीव, और जहाँ पे जीव होने के चांस बहुत कम है वहाँ पे भी जीवों को देख के हैरान होते हैं कि भी यहाँ भी जीव कैसे हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते फूल, आक्रमणकारी सारक की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोधता समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में अपने को दो निर्विवाद प्रश्न उठते हैं कि पहला तकनीकी है, जो ये कहता है कि जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का हम प्रयत्न करते हैं। और दूसरा प्रश्न है वो दार्शनिक यानी संत महात्मा वाला, ये है कि दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन आप ये नहीं जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। अपने को ये जानना है कि जीव क्या है, जीव कैसे बना है, कैसे जीवन यापन कर सकता है और क्या उसके जरूरी चीज़ें हैं जिससे वो अपना जीवन यापन चला सकता है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। तो टॉपिक अपने पास पहला ये आता है कि जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तो हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट यानी मोटे मोटे लक्षणों को अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूलन क्रिया, ये सब हमारे मस्तिष्क दिमाग में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, समय को प्रतिलिपि बनाना, समय को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। एनसीईआरटी आगे अपने को यही बताएगी कि जीव क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव वृद्धि तो करते ही हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मीय अभिलक्षण है। यानी वजन बढ़ जो या फिर संख्या में वृद्धि हो जो, दोनों को आप वृद्धि मानेंगे। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं तथा पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत यानी सदा जीवन विभाजन द्वारा संपन्न होती यानी चलती रहती है। प्राणियों से यह वृद्धि कुछ आयु तक यानी प्राणियों में कुछ आयु तक लिमिटेड होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता रहता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके, यानी पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिका आ सके। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रें संवर्धन में यानी माइक्रोस्कोप से आप इसको कोशिकाओं की संख्या गिन सकते हैं एक कोशिक जीव में भी। अधिकांश उच्च कोटि प्राणियों में यानी मल्टीसेलुलर जीवों में पादपों में वृद्धि तथा जनन पार्श्विक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होना वृद्धि समझा जाता है यदि हम भार की वृद्धि को विलक्षण मानते हैं। यदि आप भार को मानते हैं भी वृद्धि का लक्षण है तो ये निर्जीव में भी हो सकती है, जैसे कि पर्वत, गोलासम, रेत के टीले में भी वृद्धि होती है। लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। माटी के टीले बन जाते हैं या फिर कोई भी निर्जीवों के ऊपर भी कुछ चीज़ आके गिर जाती है तो वृद्धि तो वो भी है, लेकिन जीवों में यह वृद्धि अंदर की होती है। सजीवों के अंदर से सेल बनती है, वजन बढ़ता है और इसी वृद्धि को जीवों का एक विशेष मतलब निर्जीव और सजीव दोनों में ही हो रही है। अपने पास कोई सही सिस्टम बैठ नहीं रहा, इसलिए इसको विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में ये लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही ये समझा जाना चाहिए कि जीव तंत्र के लक्षण है। यानी आप देख के ही ये अंदाज़ा लगा लेंगे भी
सजीव है या निर्जीव है। और इससे यही है कि अपन इसको लक्षण अभिलक्षण मान नहीं सकते। इस प्रकार जनन भी जीवों का विलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है कि बहुकोशिक जीव में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके विलक्षण लगभग अपने माता पिता से उसे मिलते हैं। निर्विवाद यानी बिना विवाद के रूप में हम जिसे अभिलक्षण लगभग अपने निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई यानी कवक लाखों लैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैलती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया यानी चपटाकर्मी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडी जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि के द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिक जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची हो जाती है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा बाहर को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब हमने ये देखा है कि एकोशिक जीव में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जनन नहीं करते, जैसे कि खच्चर, बंदे कामगार मधुमक्खी, अनुवर मानव युगल। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं, यानी कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जनन नहीं करते और इसी बेस पे हम जनन को भी मानव का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। जबकि ऐसा है कि कोई निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है, यानी निर्जीव वस्तु तो अपना प्रतिलिपि या जनन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हम इसको विशिष्ट लक्षण में नहीं मान सकते। अभी आगे अपने पास है कि जीव का दूसरा लक्षण है उपापचयन। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि के होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिक हो अथवा एकोशिक हो, में हजारों उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है, के साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं अथवा उपापचयी क्रियाएं किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती, यानी शरीर के बाहर कोशिका उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शन कर सकती है। जीव के शरीर के बाहर, यानी शरीर के बाहर प्रख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट बन सकता है कि जीव के शरीर से बाहर की हुई कोशिका की जो क्रिया है वो न ही उपापचय है और न ही जैव है, यानी न ही निर्जीव है। यानी अतः उपापचय क्रियाएं निरपवाद बिना किसी अपवाद के जीवों का विशिष्ट गुण है, उसको हम विशिष्ट गुण माने के। जबकि पात्र में एकांकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। यानी वो जैविक तो नहीं है लेकिन निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है और शायद सभी जीवों का सबसे सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने पास आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव, प्रदूषक आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव में पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, यानी मौसम जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो समय से अवगत
अर्थात स्वचेतन क्या है? स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों का परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। यानी स्वचेतना एक मजबूत परिभाषित करने का लक्षण अपने पास है। और आगे है कि जब हम मानव के विषय में चर्चाएं करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और कठिन हो जाता है। यानी मानव के विषय में चर्चाएं करते हैं तब परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब हम रोगी को अस्पताल में देखते हैं, अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसका हृदय तथा फुफ्फुस यानी हृदय और फेफड़े तो चालू है, चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती है। रोगी का मस्तिष्क यानी दिमाग है वो मृत सम है, यानी मरे हुए के समान है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती, यानी स्वचेतना नहीं होती, वो एक्टिविटी में अपना मतलब नहीं कर सकता। ऐसे रोगी जो कभी न कभी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते तो हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे। यानी मतलब दिमाग पूरी तरीके से सही नहीं है, मरे हुए जैसा हो चुका है, वो अपने वापस सामान्य जीवन में आना मुश्किल है तो आसार कम है। अब यह है कि उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी के जैव विकास की कथा है। यानी जीव विज्ञान है वो पृथ्वी के जैव विकास की कहानी है। आपको लगेगा कि जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के कारण, यानी कोशिका की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के कारण है। इसी प्रकार कोशिका अंकों के लक्षण अंगकों में पारस्परिक प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रियाओं के कारण है। इसी प्रकार कोशिका अंकों के लक्षण अंगों के प्रतिक्रिया के कारण है, आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि उनमें आणविक घटकों के आपस में क्रिया के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता तथा पदानुक्रम में ये अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। जीव विज्ञान है वो पृथ्वी पर जीवन के बनने की कहानी है। वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल के सभी जीव एक दूसरे के साथ सुनिश्चित आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध यानी जुड़े होते हैं, परंतु ये पदार्थ सब में विविध अंशों में होता है, सबसे जुड़े होते हैं। सभी जीव आपस में कनेक्टेड हैं। किससे हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी जीव आपस में किससे कनेक्टेड है? आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी से संबद्ध है। अभी अगला अपने पास पॉइंट है जीव जगत में विविधता, यानी आपस में समान नहीं होना, विविधता होना, विविध होना, अलग अलग दिखना। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे, बहुत सी प्रजातियां देखेंगे। कुछ जैसे गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, फालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, तो उसे हम माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। लेकिन आपके पास आसपास ही है। यदि आप अपने अवलोकन यानी अपना देखने का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखलाएं दिखाई देगी स्पष्ट। यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत सी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव आप देखते हैं किसी एक जाति को प्रतीक करते हैं। अब तक हम ये ज्ञात है कि वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या इस प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हम नए नए जीवों का पता लगता रहता है। यानी जैसे अपना कवरेज का क्षेत्र बढ़ाएंगे वैसे अपने पास नए नए जीव आते रहेंगे, अपने को नए जीवों का पता चलता रहेगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से भी जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के
ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहे। एक जीव को आप अपने में कुछ कहते हैं, दूसरी जगह पे उसको कुछ कहते होंगे। यदि हम ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चाएं करें जो शायद हमें भ्रमकारी स्थिति, यानी किसी जीव का अपने ने एक ऐसा फिक्स नाम नहीं निकाला जिससे हम उसको मतलब जान सके, तो अपने के लिए एक विश्व मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि कैसे जीव का आप फिक्स करेंगे इस जीव का क्या नाम है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नामपत्ति कहते हैं, यानी पूरे विश्व में जिसको जिस नाम से जाना जाएगा इस विधि को नामपत्ति कहते हैं। स्पष्ट नामपत्ति तभी संभव है तब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हों कि ये नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं, यानी जीव देख के ये बता दें भी ये नाम इस जीव का है, या फिर नाम देख के बता दें कि ये जीव है, तो इसको कहते हैं पहचानना। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रियाएं बनाई। वैज्ञानिकों ने नाम बनाए। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, यानी इस प्रक्रिया को विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तक कसौटी है, जिसको आप पौधों के लिए जो है जिनको आप इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये नीट के अंदर आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ICBN इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आप पूछ सकते हैं, मतलब आप यही पूछेंगे भी जीवों के लिए क्या हो सकता है। तो प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकी में इंटरनेशनल, इसका ये बनेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन के विश्व में किसी भी भाग में लोग को यह नाम पता के आप पूछ सकें, यह निश्चित कर सकें एक ही नाम किसी दूसरे जीव का, यानी एक नाम है वो किसी दूसरे जीव का ना हो, पूरे विश्व में एक ही नाम से अपना उसको पहचान सकें। जैसे कि होमो सेपियंस है, वो पूरे विश्व में एक ही नाम है, वैज्ञानिक नाम है। अभी जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश नाम होता है और एक जाति संकेत पद होता है। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसको द्विनामपत्ति कहते हैं, यानी नाम में दो घटक हो उसे द्विनामपत्ति कहेंगे। इस नामकरण प्रणाली को किसने दिया था? लीनियस साहब ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के सारे वैज्ञानिक करते हैं, माननी पड़ती है। दोनों शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है, आसान है, दो ही टप्पा के अंदर है, आप याद रख सकते हैं। आइए आपको आम का उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं। आम बहुत ही अच्छा फल है और आपने शायद ही खाया होगा। आम की कई प्रजातियां हैं, हाफूस होया, तोतापुरी हुई, आम बहुत ही अच्छे हैं। चलिए आप अपना काम करते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका है। तब आप ये देख पाते हैं कि ये नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजीफेरा आगे वाला जो नाम है वो वंश नाम है, जबकि इंडिका है वो विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति का संकेत पद है। नामपत्ति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा, नाम को हमेशा लैटिन भाषा में लिखेंगे। कोई राजस्थानी इंग्लिश आदि में नहीं चलेगा अपने यहाँ पे, सिर्फ लैटिन भाषा में लिखेंगे, वही NCERT मानेगी, वही पेपर मानेगा। तिरछे लिखने पड़ेंगे, सीधे नहीं लिखने जैसे स्कूलों में होता था, सीधे सीधे नहीं, तिरछे अक्षरों में लिखना ही जरूरी है। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाएगा। जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होगा, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होगा। ये तो पहले ही बता दिया, वंश नाम और जाति संकेत पद होएगा। जैविक नाम को हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग लिखेंगे और रेखांकित करेंगे अथवा छपाई में तिरछे लिखेंगे। इन्हें रेखांकन उन्हें लैटिन, यानी रेखांकन जो लिख खींचेंगे ना, वो उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है, यानी लैटिन में लिख रहा क्या है वही माने जाको।
यानी मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बारे में अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिख सकते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैंजीफेरा इंडिका है, उसके हम लास्ट में लीन लगा सकते हैं। इसका अर्थ ये होएगा कि स्पीशीज का वर्णन जिसने किया है उसका नाम वैज्ञानिक था, वो लीनियस था, इसलिए आप शब्द के पीछे मैंजीफेरा इंडिका के लास्ट में लगा सकते हैं लीन। और इसके आगे आप देखेंगे कि यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, यानी बहुत ज़्यादा जीव हैं, इसलिए ऐसी विधि को विकसित करने की आवश्यकता है जो इससे संभव कर सके नामकरण को। इस प्रक्रिया को आप वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिससे कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकते। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं, जैसे कि हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आते हैं जैसे कि उस वर्ग से संबंध रखता हो। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। स्पष्ट है कि आप कुत्ते को देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन क्या लिख रखा है, एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि हम किसके विषय में चर्चाएं कर रहे हैं। इस प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है, यानी स्तनधारी के विषय में बात करेंगे तो आप ऐसे जंतु के विषय में चर्चाएं करेंगे जिसके मान लो 2 कान हो, शरीर पे बाल हो और स्तन ग्रंथियां हो। इस प्रकार पौधों के बारे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चाएं करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं के पौधे का, यानी इसीलिए हम सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल के पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिकों के द्वारा शब्दावली कहा गया, यानी वैज्ञानिकों ने इसको टैक्सा बोला है। ये आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी एक टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। यानी कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है और ये एक टैक्सा को बताते हैं। जैसे गेहूं, चावल, पौधे, जंतु, ये एक टैक्सा है वैज्ञानिक की लैंग्वेज में। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जिस प्रकार रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नामपत्ति आदि ऐसे प्रक्रम है जो वर्गीकी यानी वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। ये वर्गीकरण विज्ञान के आधार क्या है? ये जो ऊपर अपने को लिख रखा है, प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं, ये वर्गीकी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीव के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उसके विषयों में जो उसके लिए अधिक उपयोगी हो। आपको फायदा तो देखता ही रहे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय यानी रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े और नए स्रोत खोजने पड़े थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पे आधारित है, यानी जरूरत पे आधारित है। जिस प्रकार की जरूरत होगी उसी प्रकार पे आप वर्गीकरण करेंगे। और काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानते हैं और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स नीट का क्वेश्चन बन सकता है। लैटिन शब्द है जो सिस्टेमा से है, जिसका अर्थ है जीवों का नियमित व्यवस्था। यानी ये लिनियस ने अपने एक पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर, ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टेमा नेचर से चुना गया है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसे क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास से संबंध का भी ध्यान रखा गया है। और एक पॉइंट ये भी है कि पादप में कुल का निर्धारण कायिक लक्षण व जनन लक्षण के आधार पे होता है। यानी पुष्प का देखें ना तो कुल का निर्धारण कायिक लक्षण व जनन लक्षण के आधार पे होता है। अभी अपने पास नेक्स्ट है
इसके लिए कुछ इधर के पॉइंट है जो आपको दिख रहे होंगे। जाति शब्द था वो जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने, अपने को वैज्ञानिक ने दिया था। जाति का जैविक सिद्धांत अर्नेस्ट मेयर, ये सिद्धांत अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ये 20वीं शताब्दी का डार्विन, इसको 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहते हैं। और जाति का जैविक सिद्धांत है वो जातीय आपस में जनन में सक्षम है, जाति आपस में जटिल संबंध रखती है। और अपना अभी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि वर्गीकृत वर्ग, यानी वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि हमें इसमें पदानुक्रम सोपान है, यानी पद में क्रमबद्ध तरीके से ये एक पद्धति है, ये कोई एकल पद्धति नहीं है जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए हमें वर्गी की, इसको आप वर्गी की वर्ग कहते हैं। तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गी की पदानुक्रम बनाते हैं। ये अपने को ध्यान से पढ़नी है। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, वास्तव में ये एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकीय संवर्गता पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों में इस वर्ग को दिखाता है जिसमें एक सामान्य गुण है, 3 जोड़ी संधिपाद यानी 3 टांगे होती है। इसका अर्थ है कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा स्वर्ग का दर्जा दिया जा सकता है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे, ये वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गी की प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में ये वर्गी की वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना केवल आकारिकीय समूहन है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन से सामान्य स्वर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जाति का विकास हुआ। पौधों में तथा प्राणियों में दोनों में स्पीशीज का सबसे निचले स्वर्ग में आती है, यानी पौधों तथा प्राणियों में सबसे निचले में आती है। और इसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होता है। ये समान प्रकार के जीव तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करती है। समानता और विभिन्नता को पहचानने में सहायता करती है। सबसे पहले अपने पास इसमें है स्पीशीज यानी जाति। वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिससे मौलिक समानता हो उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका यानी आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम यानी आलू, पैंथेरोलियो यानी शेर का उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि इसके शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा वंश के नाम हैं। और ये टैक्सा अथवा संवर्ग का ये भी निरूपण करते हैं कि प्रत्येक वंश में अथवा एक से अधिक जाति संकेत, यानी एक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है जो विभिन्न जीवों में उनके आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद भी है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम और मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और अगला अपने पास है वंश यानी जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिससे स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ, यानी क्या है कि वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग स्पीशीज के गुण अथवा वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ, यानी आलू, टमाटर तथा बैंगन ये दोनों आपस में अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर यानी पैंथेरा लियो, चीता यानी पैंथर पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस, उनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश एक दूसरे वंश फेलिस यानी जिसमें बिल्ली आती है उससे भिन्न है। यानी पैंथेरा वंश है, इसमें आएगा शेर, बाघ और चीता। फेलिस वंश है जिसमें आती है बिल्ली, ये आपस में भिन्न है। और अभी अपने पास है आगे कुल।
कुल के अंदर क्या है, अगला स्वर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं, यानी इसके अंदर वंश आएंगे और वंश में जाति आती थी। इसके अंदर संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप क्षेत्र को कवरेज को बढ़ाएंगे समानताएं कम होती जाएगी। कुल में वर्गीकरण का आधार है वो पौधों के लिए कायिक जनन तथा जनन गुण है। उदाहरणतः पौधों में 3 विभिन्न वंश हैं, सोलेनम, पिटूनियस तथा धतूरा को सोलेनेसी में कुल में रखते हैं। सोलेनम, पिटूनियस तथा सोलेनेसी। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आदि को रखते हैं। फेलिस जिसमें बिल्ली तथा फेलिडी कुल में रखते हैं। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आप में कुछ समानताएं, कुत्ते और बिल्ली में भी कुछ लक्षण समान दिख जाएंगे और कुछ विभिन्नताएं भी दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रम से 2 विभिन्न कुलों कनोडी और फेलिडी, कैनिडी और फेलिडी के अंदर रखते हैं। यानी पैंथेरा वंश में पैंथेरा और फेलिस जो आपस में मिलेंगे तो उससे बनेगी फेलिडी। और अगला अपने पास है गण यानी ऑर्डर। आपने पहले ये देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्च स्तर वर्गी की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्च स्तर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिसके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, पोलिसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कनोडी कुलों में रखा गया है। यानी कुत्ते और बिल्ली को जो रखा था कार्निवोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इसको रखा है पोलिसोनियलस, और फेलिडी प्लस कनोडी को रखा है कार्निवोरा में, और प्राइमेटा प्लस कार्निवोरा को रखा है मेमलिया वर्ग में। प्राइमेटा प्लस कार्निवोरा को रखा है मेमलिया में। अभी अपने पास नेक्स्ट है वर्ग यानी क्लास। इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं, इसमें समान गण आएंगे। उदाहरणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बोन आते हैं, और कॉर्निवेरा जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, मेमलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमलिया वर्ग के अन्य गण भी आते हैं, यानी और भी मेमलिया के गण आते हैं। अगला अपने पास है फाइलम यानी संघ वर्ग, जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्च स्तर संवर्ग जिसमें संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ, रज्जु यानी नोटोकोड तथा पृष्ठीय खोखली तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही समान लक्षण होते हैं को उच्च स्तर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। अगला अपने पास आएगा जगत है किंगडम। अगला कौन सा है? किंगडम। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों में उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों में एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिसे आप पौधों को उससे अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी में रखा गया है और जीवों इसको एनिमलिया में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु अथवा पादप जगत कहते हैं। यानी आगे आने वाले चैप्टरों में प्लांट और एनिमल किंगडम के जो चैप्टर हैं, इनमें स्पीशीज को लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीकी विज्ञानियों ने इसको पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा की उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधाएं होती है। जो अपने को चित्र में दिखा रखा है ना, यहाँ से है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, इसको भाग भी कहते हैं, और जगत। इसको आप याद भी यहाँ से भी रख सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक है, तारक मेहता सीरीज से जैसे कनेक्ट है। कल पोपट कार ऑडी फरारी जी वैगन से भाग जाएगा एक्स्ट्रा है। कल पोपट कार ऑडी फरारी जी वैगन से भाग जाएगा एक्स्ट्रा है। बाकी आप याद रख सकते हो, अपनी भी ट्रिक से रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का सम्मान कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे हम स्पीशीज को जगत की को ऊपर जाते देखते हैं, वैसे ही सामान्य गुणों में कमी आती है। यानी नीचे से जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे सामान्य गुणों में कमी आएगी,
और नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण है। जाति में तो समान गुण होंगे। जैसे उच्च स्तर स्मारक की ओर जाते हैं उसी स्तर में अन्य टैक्सा से संबंध निर्धारित करने का दिन और कठिन हो जाता है। ऊपर जाएंगे तो बहुत गुण अपने को अलग अलग मिलते रहेंगे, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। अभी तो अपने पास एक ये है टेबल है जो अपने को याद करने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें लिखा है कि वर्गीकीय स्मारक सहित कुछ जीव, यानी सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। जैसे कि मानव का दे रखा है होमो सेपियंस जैविक नाम है, होमो वंश है, होमिनिडी कुल है, गण प्राइमेट यानी गण है वो प्राइमेट है, वर्ग मेमलिया है, संघ कोर्डेटा है। घरेलू मक्खी का देखें तो मस्का डोमेस्टिका इसका जैविक नाम है, वंश नाम मस्का है, कुल म्यूसिडी है, गण इसका डिप्टेरा है, वर्ग इसका इंसेक्टा है और संघ इसका आर्थ्रोपोडा है। जैसे कि देखें आम का तो मैंजीफेरा इंडिका पहले भी पढ़ा था, वंश इसमें मैंजीफेरा है और कुल इसका एनाकैरिडिएसी है और गण इसका सेपिनडेलस है, वर्ग इसका डाइकोटिनिलेडिन है, संघ इसका एंजियोस्पर्म है। और अगला है गेहूँ जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका जैविक नाम है ट्रिटिकम इक्विस्टम और वंश है ट्रिटिकम, कुल है पोएसी और गण है पोएलस, वर्ग है मोनोकोटिलिडीन और संघ इसका है एंजियोस्पर्मी। आगे वाले कुछ टॉपिक थे वर्गीकीय सहायक जैसे हर्बेरियम वाले और वो टॉपिक वो अभी हट चुके हैं, वो एग्जाम में नहीं आएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो भी हम आगे अगली वीडियो क्वेश्चन से लेके आएंगे और एक मॉड्यूल रीडिंग की भी वीडियो लाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे इन क्लास क्वेश्चन और सभी के PDF आपको मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।